जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको सभी एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये खान सर का जो है, जो बायोलॉजी का जो नोट्स है ना, उसको मैं आज आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खान सर का जो है जीएस जो रिसर्च सेंटर है ना, उनके द्वारा इसको तैयार किया गया। मतलब ये खान सर का नोट्स है। इसको जो मैं शुरू करूँगा, स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग इसमें वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट इस सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है खान सर के नोट्स में। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करने में थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कर सजीवों के अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु हैं। आप लोग जानते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। उसके बाद जाके जीव विज्ञान का दो शाखाएं होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी होता है। आप लोग जानते हैं जूलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, है ना। जूलॉजी जो होता है इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। फिर कहा कि जूलॉजी के जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। बोले तो हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? तो बोलिएगा अरस्तु। फिर कह रहे बॉटनी जो होता है, बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाई करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। अब फिर बोलेगा हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो बोलिएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है आपका कौन है? फादर है किसका है? बॉटनी का फादर है। ठीक है, आगे देखिए, सेल के बारे में कह रहा है। वो तो थोड़ा सा डिफाइन दे दिया तब कि मतलब कि बॉटनी के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया था कि बॉटनी का जो है ये जूलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया था। अब जो है ये ऊपर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे बायोलॉजी की पार्ट था। अब नीचे जो पढ़ना शुरू करेंगे, हम पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी में से क्या होता है? जंतु विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए, करा कि सेल का अध्ययन। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के प्रत्येक जीवधारी की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है। आप लोग जानते हैं कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी, जितने भी जीवधारी, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सबका क्या होता है? ये एक यूनिट होता है। कर प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? बताइए किसने किया? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था, हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। इन्हें फादर ऑफ द साइटोलॉजी कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो बोलिएगा रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मतलब मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं मृत कोशिका को, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, आगे देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने खान सर को चुना कि इनके जो नोट्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने एक कोशिका से रिलेटेड एक बुक लिखा था, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं उसको माइक्रोग्राफिया जो है, उसके बुक में लिखा गया। फिर देखिए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। मतलब मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। और जीवित कोशिका की बात करेगा तो 1674 में एंटोनी वॉन लीवेन ने किया था। ठीक ना, आगे देखिए, फिर कहा नेक्स्ट, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, है ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और उन्होंने कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, शरीर जो है हमारे कोशिका से मिल के बना होता है, मतलब सेल से मिल के बना होता है। और हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो कौन है? सेल ही होता है। सबसे छोटी कोशिका माइटोप्लाज्मा की होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा पूरे अर्थ पे, सबसे छोटी जो सेल है वो कौन है? तो कहिएगा कौन है? माइकोप्लाज्मा है। आगे देखिए, और सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाएगा तो वो कौन है? शुतुरमुर्ग की अंडा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है क्या होता है? ये मानव में सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात किया जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? मानव
मानव की जो है सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो हमारा कौन हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। और सबसे छोटी बोलेगा तो कौन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सेल की हो जाएगा। सेल की अगर बात करेगा, है ना, तो सेल में सबसे बड़ी हो जाएगा मेरा ओवम हो जाएगा हम लोग का, है ना, जो कि किस में पाया जाता है, लेडीज में पाया जाता है। और सबसे छोटा होता है स्पर्म, जो कि किस में होता है, मेल में पाया जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे चलिए। देखिए इसका नोट्स दिया हुआ, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये, कह रहा कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। जो हमारा तंत्रिका का जो सेल होता है, ठीक ना, नर्वस तंत्रिका का जो सेल होता है वो क्या होता है, वो विभाजन नहीं होता। इसलिए जब हम लोग को जब दिमाग में जब चोट उठ लगता है, माथा में जब ब्रेन में जब चोट उठ लगता है ना, इसलिए आदमी जो है वो क्या होता है, वो जल्दी चोट लगने के बाद जल्दी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो उसके इसलिए क्या होता है कि वो बेचारा मर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दिमाग में माथा में मारना नहीं चाहिए किसी भी, खास करके छोटे बच्चे को भी। और नहीं होता कि यहाँ तक बोलते भी हम लोग कि अरे पीछे मत मारो, पीछे मेरा दिमाग है। दिमाग नहीं है, बल्कि एक्चुअल कारण क्या होता है, ये होता है कि तंत्रिका कोशिका जो होता है वीक होता है, विभाजन नहीं हो पाता है वो। और इसके कारण से क्या होता है, वो जहाँ चोट लगता है आदमी का वो फिर ठीक नहीं हो पाता और फिर वो आदमी मर जाता है। देखिए सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लिवर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सबसे तेजी से जो कोशिका का विभाजन होता है हमारे कहाँ पे होता है, वो हमारे लीवर में होता है। ठीक ना, कहाँ होता है, लीवर में होता है, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, यकृत के नाम से जानते हैं। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है ना। इस क्या करता है, ये अपने आप से ये ठीक कर देता है। आगे देखिए, अब कोशिका की अंग की बात कर रहा है, यहाँ तक हो गया एक पेज। देखिए कोशिका के अंग की बात कर रहा कि जीव द्रव, सबसे पहले जीव द्रव के बारे में जानेंगे हम। जीव द्रव मिस होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म देखिए, प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था पुरकिंजे साहब ने, है ना। पुरकिंजे साहब ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। मतलब कहेगा कि किसने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार माना, हेक्सले ने माना। ठीक है, सभी जो है जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होता है। इसका 80% भाग जल बना होता है। मतलब जीव द्रव का जो है 80% भाग जो होता है ये क्या होता है, द्रव होता है। ये देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव, दूसरा होता है केंद्रक द्रव। देखिए कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो होता है ये कोशिका को सूखने से बचाता है। और सेल वाल की बात कर रहा है, देखिए कोशिका भित्ति यह सेल्यूलोज का बना होता है। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका भित्ति किससे बना होता है, वो सेल्यूलोज से बना होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। पादप में मतलब प्लांट की बात किया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। ठीक है, आगे देखिए, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनाया जाता है। देखो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब ये कह रहा है कि जीवाणु जो है एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, कवक की बात किया जाएगा तो कवक की बात करेगा तो किसका बना होता है, काइटिन की बना होता है। कवक काइटिन की बना होता है। ठीक है, उसके बाद जाके जीवाणु की बात करेगा तो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है, एक मिनट दोस्तों रुकिए, काइटिन से बना होता है। अब देखिए, अब कोशिका झिल्ली की बात किया जाएगा। ठीक ना, देखिए कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, फिर कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। अब कोशिका के अंदर का जो सभी अवयव होते हैं इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करता है, ये कोशिका झिल्ली करता है। ये क्या होता है, अर्धपारगम होता है। क्या होता है, अर्धपारगम होता है। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ठीक ना, अर्धपारगम होता है। इसका देखिए फिगर बना हुआ है, फिगर को आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन जी ने किए थे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, यहाँ क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं।
ठीक ना। एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। उसके बाद जाके इसका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आप लोग जरा बताइएगा कि थोड़ा मैं स्पीड तेज करूँ कि क्लास ठीक चल रहा है। अगर बोलिएगा स्पीड तो स्पीड होगा, बस स्पीड में बस ये होता है क्लास थोड़ा सा जल्दी मतलब कि सिर्फ ख़त्म करने के रहेगा, और धीरे धीरे पढ़ने से मतलब आपको क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा, और कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बता भी सकते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार होते हैं इनर वॉल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको बोलते हैं अंधःपर्दभ जलिका बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। यह कोशिका के अंदर क्या होता है, आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसको बोलते हैं, ईआर को बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ वाला और दूसरा होता है रफ वाला। स्मूथ को बोलते हैं चिकनी और रफ को क्या बोलते हैं, खुरदरी बोलते हैं। देखिए स्मूथ जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का, ये जो होता है देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ जो होता है ये किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, ठीक है। और रफ जो होता है ये राइबोसोम होता है। रफ पे क्या होता है, राइबोसोम होता है, और जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आप जानते हैं आप लोग कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। अब चलते हैं राइबोसोम के बारे में। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, कोशिका के अंदर का सबसे जो छोटा अंग है वो कौन है, हमारा राइबोसोम होता है। प्रोटीन का ये निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाएगा, हु इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो बोलिएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है क्या होता है, ये प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। अब इसका भी दो पार्ट्स होता है। राइबोसोम का क्या होता है, दो पार्ट्स होता है। एक होता है 70S, ठीक है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। एकदम ध्यान से समझिए, एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम होता है। और 70S राइबोसोम जो होता है ये हल्का होता है, ठीक है। क्या होता है ये हल्का होता है, और उसके हल्का होने के बावजूद क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ओनली प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, आपका 70 राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन अगर 80 राइबोसोम की बात करेगा तो ये यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, ये यूकैरियोटिक आपका होता है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि देखिए अब देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे लिखा हुआ 70S राइबोसोम, जिसका मतलब हो गया 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम। 80S राइबोसोम मतलब हो गया, क्या हो गया, इसको कह सकते हैं आप कि 80 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम होता है, ठीक। अब आगे आगे आपका देखिए गोल्गी बॉडी आ गया, मतलब गोल्गी अपार्टस क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, गोल्गी का खोज किसने किया था, गोल्जी जी ने किए थे। किसने किए थे, गोल्जी जी ने किए थे। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अतः यातायात में सहायता होता है। यातायात में सहायता कौन होता है, जरा बताइए, यातायात में सहायता कौन करता है, तो यातायात में सहायता आपका करता है बोलिए, यातायात में सहायता कौन करता है। अगर पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन में वर्क जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, ये गोल्जी ही करता है, ठीक ना। गोल्जी जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, आप लोग सिर्फ बने रहिए, आपको मैं सारा करवाऊंगा। अब देखिए सेंट्रोसोम की बात कर रहा, सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं, तारक काई भी बोलते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। मतलब सेंट्रोसोम जो होता है ये हमारे ब्रेन में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। मतलब अच्छा है, देखिए आगे आगे अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि हमारे जो ब्रेन तंत्रिका कोशिका होता है उसमें जब चोट उट लगता है तो क्या होता है, वो वर्क नहीं कर पाता, तो वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, फिर जाके वो मतलब बन नहीं पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, आदमी का मृत्यु हो जाता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ कि हमारे जो ब्रेन होते हैं तंत्रिका, मतलब ब्रेन में क्या होता है, जो तंत्रिका कोशिका होता है उसका जो विभाजन नहीं हो पाता है, और विभाजन नहीं होता किसके कारण से नहीं हो पाता, वो सेंट्रोसोम के कारण नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम जो होता है वहाँ पे नहीं पाया जाता। इसीलिए यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। देखिए पादप कोशिका जो होता है
पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेल प्लेट के द्वारा क्या होता है? पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रोसोम का खोज किसने किया बताइए जरा। सेंट्रोसोम का खोज किया था बोवेरी ने। किसने किया था? बोवेरी ने सेंट्रोसोम का खोज किया था। चलिए आगे देखिए, ये देखिए फिगर दिया हुआ। अब देखिए लाइसोसोम दिया हुआ, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम जो है यह कोशिका के अंदर किसका काम करता है? पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन, इसके अंदर क्या होता है? जल अपघटक पाया जाता है। लाइसोसोम जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल का अपघटक पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। मतलब ये जान लीजिए सबसे पहले लाइसोसोम जो होता है ये किसका किसका वर्क करता है? हमारे बॉडी, मतलब कि बॉडी में क्या करता है? पाचन का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? पाचन काम करता है। इसके अंदर जो है एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? वो पाचन कर पाता है। अब कर कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। मतलब हमारे सेल में अगर कोई ऐसा बॉडी है, कोई ऐसा और पार्ट्स है जो कि वर्क नहीं कर पाता है तो उसको क्या करता है? सेल के अंदर उसको नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। जब पूरा कोशिका कार्य नहीं कर पाता तो यह क्या होता है? यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाता है। ठीक है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। मतलब बोला जाता है कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को ही आत्महत्या का थैली क्यों कहा जाता है? एटम बम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता है तो यह कट जाता है। मतलब जब पूरा कोशिका जब वर्क नहीं करता है तो क्या होता है? ये कट जाता है, जिससे पूरा कोशिका ही नष्ट हो जाता है ना। पूरे कोशिका क्या होता है? नष्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है? इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया था बताइए जरा। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे ने किया था लाइसोसोम का खोज। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, मतलब आरबीसी के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता था। ठीक है, अतः आरबीसी मरने के बाद एस्पिरिन में पाया जाता है। मतलब कहा जाता है कि आरबीसी जो मरता है, मतलब एक तरह से देखिए कह रहा है कि अतः आरबीसी मरने के बाद एस्पिरिन में पाया जाता है। मतलब कब्रगाह बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एस्पिरिन को बोला जाता है। समझ गए ना, क्योंकि उसी में जाके आरबीसी मरता है, इसलिए उसको कब्रगाह भी बोला जाता है एस्पिरिन को। पहले आप जिस कारण एस्पिरिन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। देखो दिया हुआ ये, तो मतलब आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं? एस्पिरिन को बोलते हैं। एस्पिरिन मतलब इंग्लिश हो गया, हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या फिर तिल्ली बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ। अब केंद्रक की बात कर रहे हैं। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं बताइए? कोशिका का दिमाग बोलते हैं केंद्रक को कहते हैं। इसमें 80% 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। 80% क्या होता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ देखिए फिगर भी दिया हुआ है। अब चलते हैं, किसका बात करते हैं? अब चलते हैं रसघानी में। देखिए रसघानी की बात कर रहा है। यह जल को संचित करके रखता है। जल को संचित मतलब स्टोर करके कौन रखता है? हमारे वैक्यूल से रखते हैं, मतलब रसघानी रखते हैं। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। पादप में बड़ा होता है और जंतु में छोटा होता है। लवक मतलब प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? लवक होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक जो होता है सिर्फ केवल पादप में ही पाया जाता है, मतलब प्लांट में ही पाया जाता है। इसका 3 टाइप्स होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट। मतलब एक होता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिसको हरित लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक बोलते हैं, और क्रोमोप्लास्ट क्या बोलते हैं? वर्णित लवक बोलते हैं। ये 3 होते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहला काम हरित लवक की बात करते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। और यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। हरित लवक जो है ये कहाँ पाया जाता है? पत्ती तथा तना में पाया जाता है। और अवर्णीय लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, यह भोजन को स्टोर करके रखता है। और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। जड़ और फल में कौन पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अवर्णित लवक बोलते हैं। और तीसरा आपका है क्लोरोमोप्लास्ट, मतलब वर्णित लवक जो होता है यह रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करने में कौन हेल्प करता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट रंग देगा, ठीक है। और अवर्णित मतलब ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? भोजन को स्टोर करेगा। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्या करता है? भोजन को निर्माण करता है। और भोजन का निर्माण कहाँ पे करता है? पत्ती में या फिर तना में करता है। ठीक है, तीनों क्लियर हो गया। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जैसे टमाटर और मिर्च का जो लाल रंग जो होता है ये लाइकोपेज के कारण होता है। गाजर का रंग जो होता है केरोटीन के कारण ही होता है। चुकंदर में का रंग कैसा किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है।
और फलों का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? फल का, पूरे फल, एक फल नहीं पूरे फल की बात कर रहा, वो ज़ैंथोफिल के कारण पाया जाता है। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास दोस्तों, ज़रा बताइएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं ये क्लास कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे क्या हो सके कि कुछ हेल्प हो सके। चलिए आगे देखिए, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में देखिए क्या कहा है, एनिमल सेल में आपका क्या होता है, ये बहुत स्मॉल मतलब स्मॉल होता है, और प्लांट सेल कैसा होता है? चौकोर होता है, लार्ज होता है, जो कि चौकोर होता है। ठीक है, प्लांट सेल में वेस्यूल बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल में जो होता है वेस्यूल क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। इसमें सीलिया पाया जाता है, फ्लैगेला पाया जाता है, और लाइसोसोम पाया जाता है किसमें? एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलते हैं कोशिका पे। कोशिका जानते हैं आप लोग, कोशिका दो प्रकार का होता है। सेल कितने टाइप्स का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट मतलब होता है जो कि पूरा डेवलप नहीं होता, समझ गए ना। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जो कि पूरा डेवलप नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है ये पूरा विकसित होता है, डेवलप होता है ना। अब अगर मैं पूछूंगा कि प्रोकैरियोटिक में आप बताइए ऐसा कोई एग्जांपल जो प्रोकैरियोटिक है, तो आपका कंगारू हो जाएगा, क्योंकि कंगारू जो होती है अपने बच्चे को जो जब जन्म देती है तो वो पूरा क्या होता है? अविकसित होता है, विकसित नहीं होता, और बॉडी से बाहर जब निकलता है तभी जाके वो क्या करता है, उसको पूरा डेवलप हो पाता है वो। और यूकैरियोटिक की बात करेगा तो यूकैरियोटिक कौन हो जाएगा? मैन हो जाएगा, हम लोग हो जाएंगे, हम लोग मैन में आ गए। फिर जाके एनिमल्स को, एनिमल में आपको और सब भी ले सकते हैं, एक तरह एक्सेट्रा जो भी है आपका कंगारू हो जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रोकैरियोटिक हो गया। आगे चलिए, देखिए प्रोकैरियोटिक यहाँ पर दिया हुआ, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। मतलब प्रारंभिक कोशिका किसको बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं। इसमें आपका जो है कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, 70S पाया जाता है, तथा शेष अंग का अभाव देखा जाता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक जो होता है पूरी तरह से ये विकसित होता है, इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इसमें से 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसका कैसा होता है? चौकोर होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग क्या होता है? प्लास्टिड होता है। इनका वेस्यूल राजधानी जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। आगे देखिए, अब देखिए आगे दिया हुआ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फिगर भी के रूप में समझाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, देखिए बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, क्लोरोफिल और ER या माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा जरा आप लोग। देखिए क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, गुणसूत्र में मानव में कितना जोड़ी पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है, मतलब 46 पाया जाता है। इनका खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था, है ना। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? वाल्डेयर जी ने किए थे। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। ठीक है, इनके निचले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमेर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमेर कहते हैं। इसके निचले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमेर कहते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। आगे देखिए, इनके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एरान कहते हैं, है ना। क्रोमोसोम के बीच में क्या पाया जाता है? धागा के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? एरान बोलते हैं। आगे देखिए, क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। DNA के अंदर जीन होता है। DNA के अंदर क्या होता है? जीन होता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। जीन के कारण ही क्या होता है? हमारा जेनेटिक पता चलता है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है? जीन की बात, जीन पूछता है ये क्वेश्चन, जीन किस चीज़ का बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है।
और जीन का खोज किसने किया था? जीन का खोज किया था जोहानसन जी ने किए थे। जोहानसन जी ने किसका खोज किए थे? जीन का किए थे। ठीक है, यहाँ पे समझाया भी गया। मेल में 46 होते हैं, फीमेल में 46 होते हैं। और एक्स वाई अगर जब होता है तो क्या होता है? लड़का होता है। और डबल एक्स होता है तो क्या होता है? लड़की होती है। आगे देखिए, यहाँ क्रोमोसोम की बात कर रहा कुछ में जीवाणु। देखिए जीवाणु में कितने होते हैं? 1 होते हैं। मच्छर में कितने होते हैं? 6। मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में कितना होता है? 14 होता है, प्याज में 16 होता है, नींबू में कितना होता है? 18 से, छोटा वाला में 18, बड़ा वाला में 36 होता है, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, मेढक में कितना होता है? 26, बिल्ली में कितना होता है? 38, चूहा में 40, चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में भी 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में होता है 78, कबूतर में 80 और टेरिडोफाइट्स में कितना होता है? 1600 होता है। जो कि सबसे ज़्यादा जो है क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में ही पाया जाता है। देखिए केंद्रक अम्ल की बात कर रहा है। केंद्रक अम्ल मतलब न्यूक्लिक जो एसिड होता है उसकी बात कर रहे हैं। यह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए केंद्रक 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको क्या डीएनए बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, मिटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए जो होता है यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फॉस्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस तत्व जो होता है डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए के देखिए पूरा ये समझाया गया यहाँ पे कि डीएनए देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ, देखिए सुनिए आप लोग ध्यान से। डीएनए जो है देखिए, इसका 2 टाइप्स है। एक है न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा कौन होता है? फॉस्फेट होता है। अब न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस। और शुगर में जो है ये राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोज होता है। और नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? ये फ्यूरिन और पिरीमिडीन होता है। और फ्यूरिन में देखिए 2 होता है, एक एडेनिन होता है, एक दूसरा ग्वानिन होता है। और पिरीमिडीन में क्या होता है? 2 होता है, साइटोकाइनिन और थायमिन होता है। ठीक है, डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? कोल्सवर्ग ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, डीएनए में जो डीएनए का जो पहला अवलोकन किया था वो किसने किया था? कोल्सवर्ग ने किया था। ठीक है, एक मिनट शेप लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। किसने किया था? देखिए ये आपको कोल्सवर्ग ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए को प्रयोगशाला में जो है किसने खोजा था? हरगोविंद खुराना जी ने खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था? हरगोविंद खुराना जी ने किसको खोजा था? किसको खोजा था? ये आपको डीएनए प्रयोगशाला हरगोविंद खुराना जी ने खोजा था। डीएनए का संरचना जो है डबल स्टैंडर्ड वही होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसका मॉडल वाटसन और क्रिक ने, मतलब देख लिए क्या हुआ था? वाटसन और क्रिक जी ने क्या किए थे? डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिए थे। और कब दिए थे? 1962 में दिए थे। 1960 और मतलब डीएनए का डबल स्टैंडर्ड जो होता है इसको किसने दिए थे? वाटसन और क्रिक ने दिए थे, जिनके कारण इसे 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। देखिए, एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन जो होता है, एडेनिन तथा थायमिन में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? ग्वानिन तथा साइटोसिन में क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, आनुवंशिक गुण का वाहक क्या होता है? डीएनए होता है। आनुवंशिक गुण का वाहक क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। देखिए, डीएनए का जो अनुक्रम होता है उसमें जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है ऐसे डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस क्या होता है? थायमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त का, बाल का, लार का, नाखून का, कोशिका स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान किया जाता है।
क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे, हैदराबाद में, याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं आरएनए की। आरएनए जो होता है ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें क्या होता है, रैबोज शुगर पाया जाता है। रैबोज शुगर किसमें पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, जिसको रैबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसके नाइट्रोजन गैस, इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती है, किंतु थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का में सहायता होता है। प्रोटीन संश्लेषण निर्माण कौन करता है, ये हमारा आरएनए ही करता है। आरएनए का देखिए 3 पार्ट होता है। क्या है, स्मॉल m आरएनए, स्मॉल t आरएनए और स्मॉल r आरएनए। देखिए मैसेंजर आरएनए मतलब स्मॉल m आरएनए का क्या बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं। ये क्या होता है, अमीनो एसिड या आवश्यक की पहचान करता है। अमीनो एसिड जो होता है ये आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA का निर्माण होता है। और ट्रांसफर बोलेगा आरएनए का स्मॉल टी आरएनए का, तो यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। और राइबोसोम आरएनए बोला जाएगा, मतलब कि स्मॉल आर की बात कर रहा है, यह प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए 10 + 10 कितना होता है, 20 अमीनो एसिड होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। और हमारे बॉडी के लिए 20 अमीनो एसिड की जरूरी पड़ता है, जो कि 10 जो है हमारे बॉडी में मिल जाता है, लेकिन 10 हमको बाहर से लेना पड़ता है। और 10 और 10 मिलता है, कितना बनता है, 20 अमीनो एसिड इक्वल टू क्या होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए में आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए में जब आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना क्या होते हैं, रिजर्व मतलब उल्टा, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या होता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या होता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था क्या होता है, ट्रांसला कहलाती है। प्रोटीन निर्माण का जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेप होता है क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसला बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बना लेना क्या होता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब कोशिका विभाजन की बात कर रहा है, सेल डिवीजन। एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, ये जब एक कोशिका पूरा टूट जाता है तो 2 या 2 से अधिक कोशिका का जब निर्माण कर देता है तो उसको क्या होता है, कोशिका विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। मतलब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक आप लोग जानते हैं। जिस कोशिका का विभाजन हो जाता है उसको बोलते हैं मदर सेल, और जो विभाजन हो के जो भी चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। जंतु में कोशिका विभाजन क्या होता है, सेंट्रोसोम कहलाता है। जब जंतु में कोशिका विभाजन हो क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। और जब पादप में जब होता है उसको क्या होते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेल प्लेट बोलते हैं। कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री, तीसरा होता है अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री होता है। चलिए आज तक इतना ही क्लास रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास फिर इसके आगे हम इसको फाइनल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।